करेक्ट। जैसा कि नैतिकता में हम बात कर रहे थे, आज उसी टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एटीट्यूड एप्टीट्यूड वगैरह जैसे बात करते हैं उसी तरह से देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी चीजों को भी समझने में प्रयास कर पाओगे। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? अगर प्रश्न पूछा जाए कि व्यक्तिगत भिन्नता है क्या, आदमी व्यक्तिगत भिन्नता कैसे पाई जाती है? शारीरिक रूप से, कोई बड़ा है, कोई नाटा है, कोई मजबूत है, कोई पतला है, रंग, फिजिकली, मेंटली, कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हो सकता है, या आप भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से जैसे बात करें तो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, राइट। तो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे टेलर, उनके द्वारा एक बहुत अच्छी बात बोली गई है। टेलर द्वारा, आप लिख लीजिए, टेलर, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। लिखिए, एक लाइन लिखिए टेलर की, जो कोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस refer to individual differences refers to लिखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस refers to variation among individuals physical, mental, cultural, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, या आसान भाषा में कहा जा सकता है इसको बिहेवियर, राइट, बिहेवियरल बनेगा। तो आप लिख लीजिए, इनके द्वारा बहुत अच्छी लाइन बोली गई है कि व्यक्तिगत भिन्नता, लिख लीजिए, व्यक्तिगत भिन्नता किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और व्यवहारात्मक भिन्नता से मापी जा सकती है, बनेगा। योग्यता भी हो सकता है, अभिवृत्ति भी हो सकती है, एटीट्यूड हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, सभी। अब अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, तो ये जन्मजात भी हो सकती है, इनेट भी तो है, भौतिक रूप से, आपका जेनेटिक रूप से ही तो आएगा डेवलप। एक और लिख लीजिए, टेलर के बाद ये सबसे अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है बाय डिफॉल्ट, कि कोई भी व्यक्ति अगर भौतिक रूप से है तो, एक और लिख लीजिए, बहुत प्रसिद्ध है, वुडवर्थ द्वारा लिखी गई, वुडवर्थ द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध लाइन बोली गई है, वो भी लिख लीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर दोज डिफरेंसेस आर दोज डिफरेंसेस which separate each species। आप लिख लीजिए बेटा, व्यक्तिगत भिन्नता वह भिन्नता होती है जो सभी प्राणियों को एक दूसरे से भिन्न करती है, तो अगर हम बोले इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्या, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखिए, लिख लिया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर लिखना चाहोगे तो क्या होता है, देख लीजिए, बहुत आसान है। ईच स्पीसीज की जगह ईच इंडिविजुअल्स भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। स्पीसीज उन्होंने इस्तेमाल किया, इसीलिए हमने किया, जानवरों, पक्षियों, सब में ही इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। आप इंडिविजुअल डालना चाहो, इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं, विजुअल, यानी हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग, ठीक। आइए एक चीज समझिए, अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की परिभाषा देने की बात करें कि इसे डिफाइन कैसे किया जाए, तो डिस्टिंक्टिव यानी एक अलग, भिन्न ट्रेट्स होता है, डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स
एज फिजिकल, मेंटल, मोरल, बिहेवियरल, एटीट्यूडनल, एटसेट्रा इन ईच इंडिविजुअल। बन जाएगा, लिख लीजिए। अगर इसको करना जाए, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, इमोशनल भी कह सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक, व्यवहारगत, नैतिक, व्यवहारगत, सामाजिक भी जोड़ा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जा सकता है, यानी कि गुण कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बहुत आसान है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना। और अगर आप बोलोगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उदाहरण क्या है या बैकग्राउंड क्या है, आसान भाषा में समझा जाए कि आखिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जन्म कैसे लेती है, तो उसको भी देख लीजिए कि इसके पीछे, जन्म लेने के पीछे कारण क्या हो सकता है, बेसिस क्या हो सकता है, हर व्यक्ति के बीच में अंतर का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। हर व्यक्ति, जैसे आप और मैं, बेटा बहुत आसान है इसको समझना, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों पढ़ाई जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि दो व्यक्ति एक ही सिचुएशन में हो परंतु उनकी सोच अलग अलग हो सकती है, इसीलिए तो व्यक्तिगत भिन्न है। दोनों में से, अब देखना बहुत आसान है उसको समझना, एक व्यक्ति को प्रेशर दिया, दोनों व्यक्ति को अगर प्रेशर दिया तो एक प्रेशर में टूटता नहीं है, प्रेशर में टूट जाता है। एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, आपको 2 घंटे के प्रेशर में ही तो टेस्ट किया जा रहा है। आपके पास बहुत ज्ञान है परंतु उस 2 घंटे में आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो। लेकिन वहीं जिसके पास कम ज्ञान हो, प्रेशर हैंडल कर रहा हो, बार बार जीत रहा है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसीलिए बताया जाता है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सबसे बड़ा रोल होता है हेरिडेटरी, जो वंशानुगत होता है, आपके अनुवांशिक रूप से जो आपके अंदर ट्रेट आती है। आपके माता पिता अगर बहुत अच्छे इंटेलिजेंट या बौद्धिक हैं, आपके पूर्वज रहे हैं बौद्धिक, पढ़े लिखे हैं, तो जरूर आपके आने वाले फ्यूचर में ट्रेट ऐसा दिखेगा कि वो इंटेलिजेंट बच्चा पैदा होगा। तो हेरिडेटरी ट्रेट सबसे पहला होता है, यानी वंशानुगत होता है या वंशावली होता है, सबसे पहला होता है हेरिडिटी जिसको कहा जाता है। दूसरा बेटा परिवेश होता है, पर्यावरण, जहां पर आप जन्मे हो, इसी को हेरिडिटी। दूसरा आपका वंशानुगत, दूसरा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट परिवेश, पर्यावरण, जहां आप रहे हो, जहां पर आपको शिक्षा मिल रही है। यह भी तो, अगर कोई बच्चा डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा हुआ होगा, यानी लोकतंत्रात्मक देश में पैदा होगा, तो वो इंडिपेंडेंसी को बहुत अच्छे से समझेगा, इंडिपेंडेंट थॉट रखेगा। लेकिन अगर कोई गुलाम देश में पैदा हुआ हो या ऐसे रिलीजियस स्टेट में पैदा हुआ हो, तो वो कट्टर हो सकता है। आप समझ पा रहे हो, अगर आप भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा हो रहे हो तो आपको आजादी जैसी चीज का मतलब समझ में आता है। अगर आप यहीं पे चीन जैसी देश में, या आसान बात, चीन से ज्यादा सबसे अच्छा रहेगा उत्तर कोरिया, करेक्ट, उत्तर कोरिया में अगर जन्मे हो तो आपको आजादी का मायने समझ में आ जाता कि भारत के लोग बहुत आजाद हैं, अपनी खुशी से सब कुछ कर सकते हैं, वो वहां नहीं कर पा रहे। तो एनवायरमेंट, पर्यावरण या परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी व्यक्ति के लिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कल्चर, संस्कृति। कल्चर जो संस्कृति होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश में या किसी व्यक्ति के भिन्नताओं को समझने के लिए। कल्चर, संस्कृति बताती है कैसे कैसे है। संस्कृति में जैसे अगर आपकी संस्कृति में बेटा उदाहरण लिखना हो तो लिख सकते हो संस्कृति के बारे में। आपके यहां की देश की अगर हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो आने वाली जनरेशन में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी, जो जापान। आप समझ पा रहे हो, कल्चर का मतलब केवल ये थोड़ी ना होता कि धर्म, जाति, लिंग, ये सब ना। कल्चर का मतलब है आपके यहां का देश किस तरीके से बढ़ा है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन। जैसे अमेरिका में क्या फ्रीडम है किस चीज का, हर चीज को एक्सप्रेस करने का, हर चीज को करने का बढ़ावा देते हैं वो।
तो वहां के लोगों के अंदर आगे बढ़कर नए नए आविष्कार करने की सोच है। भारत में है क्या? भारत में एक रूढ़िवादी चली जा रही है कि पहले पढ़ाओ फिर ये करो। आपके माता पिता आपको 18 साल से पहले घर छोड़ देंगे, बोल देंगे कि जाओ अपने पैर पे खड़े हो जाओ। अमेरिका वगैरह में 12 साल के बच्चे को बाहर कर देते हैं कि जाओ अपने पैर पे खड़े रहो, कमाओ। तो उनमें इंडिपेंडेंसी ज्यादा है, वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और हम लोग में डिपेंडेंसी ज्यादा है, हम लोग अपने परिवार पर निर्भर करते हैं। आप समझ पा रहे हो? छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी हम अपने परिवार पर निर्भर हैं। लेकिन अमेरिका वगैरह देश में, जहां वेस्टर्न कंट्री में लोग इंडिपेंडेंट ज्यादा है, ज्यादा स्वतंत्र हैं, समझा? तो वहां का संस्कृति बनाता है। तो उदाहरण लिखना तो लिख सकते हो उसमें, अगर कहीं पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तकनीक आधारित कोई संस्कृति है, तो वहां की जनरेशन टेक्नोलॉजी के प्रति ऑटोमेटिकली वो होगी, इनोवेशन, नवाचार के लिए जाएगी वो। इसमें ऐसे समाज में इनोवेशन सबसे ज्यादा होगा। हमारे जैसे देशों में क्या होगा? राजनीति ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? हमारे यहां यही तो मिल रहा है, राजनीति के अलावा और क्या मिला? सामाजिक, ये भी लिख लीजिए, सोशल। सोशल एक और एस्पेक्ट हो सकता है, पर्यावरण, संस्कृति, अनुवांशिक और समाज, सोसाइटी, लगभग सेम मिलता जुलता है। समाज में भी वही चीज देखने को मिलता है। और एक लिख लीजिए समाज के अलावा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी देश में। हमारे देश में किस तरीके की शिक्षा होती है? पद्धति, रटो और पास हो जाओ। बाकी देशों में क्या? प्रैक्टिकलिटी पे बात करते हैं। जैसे भारत में बहुत जरूरी है नई मंजिल जैसी चीजें, ये नोट डाल के लिखिए, नई मंजिल की बहुत जरूरत है अभी। नई मंजिल किसके द्वारा लाया गया था? नई मंजिल हो गया शांति निकेतन जैसे इंस्टीट्यूट्स की। शांति निकेतन जैसे इंस्टीट्यूट की बहुत जरूरत है अभी हमें। ये आपको पता है ना कि नई मंजिल महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था। ये स्किल बेस्ड स्कूल था, स्किल बेस्ड एजुकेशन, शिक्षा, कौशल युक्त, वोकेशनल कहा जाता था एजुकेशन। शांति निकेतन भी तो वही है। शांति निकेतन के फाउंडर कौन है? किसने बनवाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। बाद में स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर काम करवाया था, शांति निकेतन। तो बनेगा, ये एक चीज हो गया, दिखेगा, बनेगा। मैंने क्या बोला कि कौन कौन से ऐसे बेसिस हो सकते हैं, आधार हो सकते हैं, जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को देख सकते हैं। पहला, वंशावली, किस वंश से आ रहा है वो डिपेंड करता, पढ़े लिखे से आ रहा है या ऐसी जगह जहां पर शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता। दूसरा, पर्यावरण, पर्यावेश, या ऐसा कहा जा सकता है कि उस देश में और जिस समाज से आ रहा है वहां किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार के लोग सोचते हैं, उनकी विचारधारा कैसी है, वो डिपेंड करता है। तीसरा, अच्छा एक चीज और है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसलिए भी सिखाया जाता है बेटा कि अगर आप समझना, आप उस परिवेश से आ रहे हो जहां पर हिंदू मुस्लिम को कट्टरता दिखाई जाती है, अगल बगल के लोगों में दुश्मनी है, जहां पर जातिगत भेदभाव बहुत है, तो आपके अंदर भी वही आएगा। तो ये आपके अंदर परसुएशन का काम करता है। ये दूसरा बोला जाए कि प्रिजुडाइज को जन्म देता है, पूर्वाग्रह को जन्म देता है, बनेगा। तीसरा, संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं। तो अगर आपके देश में तकनीक के प्रति ज्यादा उजागर है, आप नई नई सोच को, जैसे अमेरिका जैसे, तभी तो ऐसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में आप कई बार सोचते नहीं हो कि जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, नई नई खोज हो रही है, वो अमेरिका से क्यों होती है? कभी और क्या है, यूरोप में कई बार सोचा है कि नोबेल पुरस्कार ज्यादातर यूरोपियन क्यों पा रहे हैं, जापान के लोग पा रहे हैं, इंडियन क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर, संस्कृति उस तरह नहीं है। हमारे यहां रटने पे फोकस किया जाता है, परसेंटेज पे फोकस किया जाता है। हमारे यहां कौशल पे फोकस नहीं करते, हमारे यहां सिर्फ शिक्षा बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं, परंतु प्रैक्टिकल एजुकेशन से बहुत दूर है। तो ये प्रॉब्लम हमारे यहां है। अगर हम इसकी बात करें, समाज की बात करें, तो समाज तो वैसे ही हमारे यहां बटा हुआ है, इसलिए तो हम दुनिया की सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है। हमारे यहां सबसे ज्यादा विविधता है, चाहे जाति हो, चाहे रंग हो, चाहे धर्म हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे यहां तो गोत्र के अंदर भी उपगोत्र लगे हुए हैं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं। समझ पा रहे हो? हमारे यहां इंसान के अंदर भाई गोत्र के अंदर सब गोत्र हैं।
तो हमारे यहां तो इतना ज्यादा है, हालांकि गलत नहीं है, हम आगे बात करेंगे कभी। और एजुकेशनल ट्रेनिंग, ये तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जरूर गई, लेकिन इंप्लीमेंट कभी नहीं होती। राइट टू एजुकेशन जरूर दिया गया, परंतु कभी इंप्लीमेंट नहीं होता ग्राउंड में। समझ आ रहा है? ये चीजों कमी। तो इन सब चीजों से किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनते हैं, बनेगा। आइए, टाइप्स, प्रकार कितने होते हैं इसके, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार देखिए। पहला तो भौतिक ही है, फिजिकल, करेक्ट, फिजिकल। एक शरीर से बहुत कमजोर है और एक शरीर से बहुत मजबूत, लिख लीजिए, भौतिक बन जाएगा। इसमें क्या जाएगा, जैसे अगर बात करें अपीयरेंसेस, दिखने में बहुत खूबसूरत होगा, अपीयरेंस हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, करेक्ट, स्ट्रेंथ, शक्ति। वीक, कुछ लोग वीक भी हैं, कमजोर भी है। तो इस तरह करके फिजिकल अपीयरेंसेस, कोई टॉल, हाइटेड, मजबूत शरीर वाले, गठीले रंग के, और कुछ कमजोर, हमारे जैसे पिंक खूबसूरत दिखता है तो पिंक हो गया, समझ आ रहा है? तो ऐसे लोग की डिमांड ज्यादा होती है। हट्टे कट्टे जवान पंजाबी लोग हैं तो मिलिट्री में ज्यादा, समझ आ रहा है? ठीक है, तो फिजिकल, अरे जिसको कहते हैं जिसकी कद काठी बहुत अच्छी है, कद काठी, तो फिजिकल अपीयरेंस, पहला टाइप। दूसरा देख लीजिए, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, मेंटल बोल दो सर। हाँ, मेंटल लिख लीजिए, हालांकि एक ही शब्द को बार बार नहीं लिखता मैं, लेकिन लिख लो, मेंटल या इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, बौद्धिक क्षमता वाला, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, उसको भी लिख लीजिए बेटा, बौद्धिक क्षमता वाला। कुछ लोग बहुत तेज गति से मैथमेटिक्स और बाकी चीजें लर्न करते हैं, यानी लॉजिकल थिंकिंग उनकी बहुत तगड़ी होती है, लॉजिक्स स्ट्रांग होती है इनकी। और कुछ लोगों को बेटा, जैसे जिनकी लॉजिक बहुत तेज होती है, वो मैनेजरल पावर बहुत अच्छा होता है, मैनेजमेंट में बहुत तेज आते हैं। लेकिन कुछ लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेंटल में ज्यादा होते हैं, जो गणना करना तो नहीं जानते लेकिन दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा होते हैं। तो इमोशनल, भावनात्मक होते हैं, जो कि लॉजिक्स को छोड़कर दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर दोनों का टेस्ट किया जाए तो इमोशनल ज्यादा पहले जीतेगा, मैथमेटिकल नहीं, कल पढ़ा चुके हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा पावरफुल माना जाता है। उसके बाद से लिख लीजिए, इसके अलावा नेक्स्ट, इमोशनल एक अलग है अपने आप में ही। इमोशनल, मेंटल से थोड़ा सा हट के लिख लीजिए, भावनाओं में। हम बताएं क्यों, अभी हम लिखवा रहे हैं उसका उदाहरण। ठीक है, कुछ पीपल जो है स्ट्रेस को हैंडल कर पाते, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रेस हैंडलिंग, ये इसलिए टॉपिक डाला क्योंकि आप मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इससे जुड़ा हुआ है। आपको ये लिख लीजिए, हम बताते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसको लिख लीजिए, हम आगे जाके समझाएंगे कल कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है। यानी आसान भाषा में पागल जिसको कहते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अक्षम हो, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अक्षम। क्या होता है बेटा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस को फील करते हैं वो अक्सर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझ रहा है? तो ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भेदभाव, सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक विभेद या भिन्नता, सामाजिक भिन्नता देख सकते हैं। सामाजिक भिन्नता में होता क्या है, इसमें लिखिए दो तरीका, एक्सट्रोवर्ट होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्गामी, एक्सट्रोवर्ट, और एक होते हैं इंट्रोवर्ट, बहिर्गामी, अंतर्गामी। बहिर्गामी कौन होता है, बहुत तीव्र गति से फ्रेंड बनाते हैं ये लोग सोशल होते हैं, ये सोशल नहीं होते, ये सोशली आइसोलेटेड होते हैं, समाज में अकेला रहना पसंद करते हैं। ये समाज में घुलना मिलना बहुत जल्दी जानते हैं, बहुत तेजी से दोस्ती बनाते हैं, लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, बहुत गंदी से गंदी परिस्थिति में भी लोगों को मुस्कुराना सिखा देंगे। ये लोग, ये बहुत जल्दी मित्र बनते हैं आपके, लेकिन ये लोग जल्दी मित्र नहीं बनते हैं। लिख लेंगे बहिर्गामी, अंतर्गामी। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर ये टेंडेंसी, ये समाज वाला, वो समाज डिफरेंसेस नहीं हो तो हम कल्चर में लिख देंगे। समाज मतलब क्या, कई लोग बहुत मिलनसार होते हैं, कई लोग बहुत एकांत में रहना पसंद करते हैं, राइट। तो पर्सनालिटी में कहां है,
लिख लीजिए एक्सट्रोवर्ट का मतलब पर्सनालिटी कह सकते हैं, लेकिन बेटा इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही बता रहे हैं ना, तो उसी के तो एक्सट्रोवर्ट मतलब फ्रेंडली नेचर के होते हैं, ये बहुत तीव्र गति से दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, और ये बेटा आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, इनको एकांत पसंद होता है, अकेले ही बैठ पहन लिए पहाड़ी पे जाके शांति की खोज में पहुंच गए, राइट। तो ऐसे लोग भी रहते हैं समाज में, बन जाएगा। अब लिखिए पर्सनल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत, आई होप समझ में आ रहा होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस प्रकार से होती हैं, ठीक है, लिख लीजिए। एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी, और एक कावर्ड होगा, डरपोक होगा, राइट। तो इसके अंदर पर्सनालिटी में अगर हम लिख रहे हैं तो कैसा होगा बेटा, एक तरफ तो हम पॉजिटिव वे में देख सकते हैं, सकारात्मक में, जैसे लीडरशिप क्वालिटी होगी, लीडरशिप होगा, कॉन्फिडेंट होगा, आत्मविश्वास से भरा हुआ, कॉन्फिडेंट होगा, समझा, नेतृत्व करता होगा, आत्मविश्वास से भरा होगा, करेजियस होगा। दूसरी तरफ कैसा होगा, नेगेटिव इंपैक्ट में अगर हम देखें तो डरपोक होगा, नेगेटिव की बात करते हैं बेटा, तो कैसा होगा, ये डरपोक होगा, कावर्ड होगा, समझा रहा, कावर्डाइज जिसको कहते हैं, डरपोक होगा, और हमेशा संदेह में होगा, डाउटफुल होगा, अपने किसी भी चीज को करने से पहले 4 बार सोचेगा कि अरे मैंने सही किया कि गलत, सही चीज को भी डाउट करेगा, करेक्ट है। अंडर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं जो हमेशा शक में रहते हैं, अपने आप को रखते हैं, राइट। तो ये याद रखेंगे, पर्सनालिटी में ये भी होता है। अब फील कर रहे होगे, कुछ कुछ तो होंगे अपने हिसाब से, क्यों, कुछ कुछ तो फील कर रहे होगे आप लोग, फील कर रहे हो, आई होप सभी का बन जाएगा आपको। इतने प्रकार होते हैं इसके, टाइप्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। पहला भौतिक रूप से, यानी कि आप कमजोर होगे, अपीयरेंसेस में स्ट्रांग होगे, गुड लुकिंग, इसको मतलब अपीयरेंस मतलब गुड लुकिंग, अच्छे देखने वाले होगे, स्ट्रेंथ होगा, ताकत होगा, बहुत अच्छे। मेंटल की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल में लॉजिक होगी, या तो इमोशनल होगे, भावनात्मक। इमोशन की बात करते हैं तो स्ट्रेस हैंडल करने वाले, तनाव को सह सकते हो, तनाव को नहीं सह सकते। इसी में अगर जो व्यक्ति तनाव को नहीं सह पाता, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चला जाता है, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम हो जाता है, यानी मेंटली पागल हो जाता है, मेंटली चैलेंज व्यक्ति हो जाता है। आगे बात करते हैं, इसी में ये भावनाओं में बह जाते हैं कुछ लोग, फिर अपने नशेड़ी गजड़ी बन के फिर सैयारा मूवी टाइप बनाते हैं, तो ये लोग हैं, ठीक है। और उनको देखकर जो लोट पोट जा रहे हैं वो और भी सैयारा टाइप के लोग, हाँ, ये मतलब माँ बाप के लिए कोई तकलीफ नहीं, इनके लिए है। सोशल डिफरेंस, सामाजिक जो बात करते हैं उसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्गामी अंतर्गामी। मतलब जो बहिर्गामी मतलब बहुत जल्दी घुलनसार होते हैं, मिलनसार होते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं लोगों से, नए नए दोस्तों को बनाते हैं, घूमना पसंद करते हैं। और इंट्रोवर्ट लोग एक जगह रहना पसंद करते हैं, घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, ज्यादा मिलने वाले नहीं होते बाय डिफॉल्ट, ये ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं। इंट्रोवर्ट वाले व्यक्ति जो होते हैं वो ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं। ये ऐसे लोगों को एक्सेप्शनली एक्सीलेंट कहा जाता है। आपको एक पहचान बताता हूं, किसी भी घर में जाना आप, और आपका मित्र अगर घर में सब चीज इधर उधर फेंकी होगी, समझ आ रहा है, वो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा। ये प्रूफ करके देखा गया साइंटिफिकली, जिसके घर में सब वस्तु इधर उधर अगड़ बगड़ फेंकी होगी, व्यवस्थित नहीं होगी, वो बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति होता है। और जिसके घर में सब व्यवस्थित होती है वो ब्रिलियंट नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, वेल प्लान्ड वाला व्यक्ति होगा। समझ में आ रहा है, वो ब्रिलियंट नहीं होगा। ब्रिलियंट व्यक्ति वो होता है जो कहीं से कुछ भी करके जोड़ के बना देगा। और वो जो होते हैं जो कि अपने घर में व्यवस्थित रहना पसंद करते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब समझ गए, व्यवस्थित तरीके से रहना चाहते हैं। वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छे प्लान एग्जीक्यूटर होते हैं, मतलब योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य को पाने का हुनर रखते हैं वो। ठीक, समाज में 2 ही प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आगे पर्सनालिटी, पर्सनल की बात करते हैं तो अपने आप पे हमेशा संदेह करेंगे, क्या मैंने सही किया, अपने आप को ही हमेशा दोषी देना। ऐसे लोग भी जल्दी मेंटल डिसऑर्डर में चले जाते हैं। हर बात पे किसी को, कभी आप देखना स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कभी भी जो भी रहे हैं वो कभी सॉरी नहीं बोलते, ये आप याद रखना, सॉरी कभी नहीं बोलते वो लाइफ में। चाहे आप बिल गेट्स से ले लो, चाहे बड़े बड़े कोई भी हो, उनको पता है कि मेरे से गलती हुई है, फिर भी वो सॉरी नहीं कहते कभी भी। जो स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड वाले व्यक्ति होते हैं कभी सॉरी बोलना नहीं पसंद करते वो, लेकिन जो वीक होते हैं वो सबसे पहले सॉरी बोलते हैं। तो वीक माइंड और स्ट्रांग माइंड की पहचान होती है। तो ये चीजें ठीक। अब आइए, अब 2 चीज जब हमने ये देखा बेटा, तो इसी में हम 2 चीजों का डिफरेंसेस देख लीजिए कि होता क्या है। अगर हम बोले नेचर, प्रकृति, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में नेचर और नर्चर क्या होता है, दोनों लिख लीजिए बेटा,
पालन पोषण क्या होता, प्रकृति क्या होती, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। नेचर एंड नर्चर। करेक्ट, दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, नेचर प्रकृति, ठीक है, प्रकृति, और दूसरे में नर्चर पालन पोषण। नेचर और नर्चर दोनों में अंतर क्या है? हां, अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर प्रकृति और पालन पोषण को देखा जाए तो क्या बोल सकते हो बेटा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हैं, वो कैसे होती हैं? नेचर के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इनेट होती हैं, जन्मजात होती हैं, राइट? आप जैसे जन्मे होगे, इनेट जन्मजात होगी, बाय बॉर्न, कुछ जन्मजात होंगी लेकिन कुछ बाद में भी आएंगी। करेक्ट, तो ये नर्चर पालन पोषण से आएंगी, हाँ ठीक है। राइट? लिख लीजिए एक्वायर्ड ट्रेट्स, जिसको आपने सीखा है, दो प्रकार की होती करेक्ट, एक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी कि जो आपने सीखा, लिख लीजिए बेटा, एक्वायर्ड ट्रेट मतलब अर्जित गुण, जिसको आपने अर्जित किया है, सीखा है, ट्रेनिंग के थ्रू लिया है, कई सालों की मेहनत के बाद लिया है। आगे देखिए, ये किस तरह इनेट है, बाय बॉर्न है, तो ये जेनेटिक होगा, अनुवांशिक रूप से होगा, अनुवांशिक रूप से होगा। और ये कैसा होगा बेटा, पर्यावरण संबंधित, एनवायरमेंटल। क्यों एनवायरमेंटल? पर्यावरण मतलब परिवेश से तो सीखा है आपने, तो एनवायरमेंटल, परिवेश से तो सीखा आपने, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये कैसे होंगे बेटा, ये क्या बदल पाओगे आप? नहीं। कभी नहीं, ये फिक्स्ड होंगे। आपके पिताजी का डीएनए थोड़ी ना बदल दोगे, डीएनए बदलने का मतलब आप बचे नहीं, म्यूटेट कर गए, तो ये कभी नहीं बदलेगा। ये कैसा होगा बेटा, ये चेंजेबल, करेक्ट, ये बदला जाएगा, चेंजेबल होगा, इसे बदला जा सकता है, बन जाएगा, इसे बदला जा सकता है, मॉडिफाइड, इसे और भी लिखा जा सकता है, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड बनेगा, इसे बदला जा सकता है, बन जाएगा। एग्जाम्पल बोल दे, इंटेलिजेंट पोटेंशियल, आपके अंदर की बौद्धिक क्षमता जन्मजात होगी, इंटेलिजेंट पोटेंशियल। कोई और उदाहरण दे सकते हैं? फिजिकल अपीयरेंसेस, आपके माता पिता गोरे हैं तो आप भी गोरे ही होगे, काले थोड़ी हो जाओगे, अननेसेसरी कुछ और हुआ हो। फिजिकल, समझ में आ रहा है? फिजिकल हो सकते हैं, मेंटली हो सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, बौद्धिक क्षमता, भौतिक रूप से आप कैसे दिखोगे, अपीयरेंसेस, ये सब चीजें होंगी, राइट? इसमें भी लिख लीजिए आप कि इसमें क्या चीज होंगी। लिखिए एग्जांपल में, स्किल डेवलपमेंट, कौशल का विकास, लर्निंग, नॉलेज, ये बहुत। तो ये दोनों में अंतर है कि नेचर वर्सेस नर्चर में क्या हो सकता है, बनेगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रयोग हम प्रशासन में कैसे करते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं सिविल सर्वेंट के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यूजेस क्या है, लिखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, प्रशासन में व्यक्तिगत भिन्नता की उपयोगिता क्या है, क्यों हमें व्यक्तिगत भिन्नता जाननी चाहिए। पहला, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कर्मचारियों को उनकी सही जगह पहुंचाने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा है? सब लोग अलग अलग हैं, प्रॉपर प्लेसमेंट, करेक्ट, यहाँ पे स्ट्रेंथ हो वहां पे उसका यूज करो, करेक्ट। प्रॉपर प्लेसमेंट याद रहेगा, जहां जिसकी जरूरत हो वहीं रखना, व्यवस्थित तरीके। इसको लिख लीजिए बेटा, कर्मचारियों को के लिए उचित नियुक्ति, इसीलिए तो आपका टेस्ट होता है, इसीलिए तो आपके एग्जाम करवाए जाते हैं, जो जिसमें फिट होगा वो उसी में चला जाएगा। दूसरा, मोटिवेशन और लीडरशिप के लिए, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये क्या है? या तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे या तो लीडरशिप क्वालिटी ट्रेट कर पाओगे। ये इसको भी जानने के लिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर गुण ऐसे पाए जाते हैं जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, समाज को एक दिशा देने में। जैसे बहुत बड़े बड़े साधु संत, वो क्या करते हैं, मोटिवेशनल होते हैं। लीडर यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करके अगर सही काम कर रहे हैं तो ऐसे दो ट्रेट भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हम पता कर सकते हैं समाज के लिए। प्रशासन में सबसे ज्यादा है। तीसरा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए, नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पूरा लिख लेंगे, एमजीएमटी लिखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिख लीजिए। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए होता है कि आपको पता है कि इसकी कैसी सोच है, क्या है, और आप उसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के गुण होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका लिख लीजिए मतभेद प्रबंधन के लिए, मतभेद प्रबंधन के लिए। दूसरा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, यानी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में दक्षता दिखाने के लिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में दक्षता। और इंक्लूसिव गवर्नेंस, सबसे अंतिम है समावेशी सुशासन या शासन, इंक्लूसिव गवर्नेंस, इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए बन जाएगा, समावेशी सुशासन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखिए इसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या महत्व है, वो भी लिख लीजिए। शैक्षणिक, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, शैक्षणिक लिख लीजिए। शैक्षणिक महत्व क्या है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है शैक्षणिक महत्व। लिखिए पहला बेटा, इसका टू क्योर साइकोलॉजिकली, लॉजिकली चैलेंज्ड चाइल्ड, इसमें जो मानसिक रूप से रोगी बच्चे होते हैं उनको क्योर करने में किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं समझ में आएगा, आपको आगे जाके समझ में आएगा जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ा देंगे आने वाले समय में। बेटा इसको कहा जाता है फैमिली थेरेपी के नाम से जाना जाता है, और शुरुआत में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है, बिहेवियरल थेरेपी भी कहते हैं इसको, यानी आपका व्यवहारात्मक उपचार कहा जाता है। जो व्यक्ति मेंटली चैलेंज होते हैं बच्चे, उनको ठीक करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसीलिए इसका प्रयोग एजुकेशन फील्ड में सबसे ज्यादा किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि मानसिक रूप से जिनका आईक्यू लेवल 55 के नीचे होता है, वो मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, जो कि जिनको सीखने में समय लगता है, राइट। उनका शरीर तो बढ़ रहा है परंतु बुद्धि नहीं बढ़ती है। तो ऐसे लोगों को ट्रेन करने के लिए हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रयोग करना पड़ता है, भाव इसमें विविध का, याद रहेगा। उसका लिखिए दूसरा सबसे बड़ी बात होती है बेटा, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। इसका उदाहरण दे सकते हैं, कोई जो अब समझ लीजिए इसमें क्या होता है, भेदभाव को रहित या भेदभाव या ना करने का प्रयास करने वालों को रोकना, यानी कि भेदभाव ना करें उसके लिए हम कुछ प्रयास करते हैं। इसके लिए तो भेदभाव की रोकथाम जैसी चीजें होती हैं, रोकथाम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का? बेटा समाज में अक्सर ये देखा जाता है कि कई लोगों की मंद बुद्धि कारण को लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अरे बहुत है सर, अभी तो है ना? ट्रांसजेंडर अगर साथ में करेक्ट, पढ़ाई कर रहा है तो उसको वो उसकी वजह से हो गई। तो बेटा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या? उसके भौतिक अपीयरेंस है। कोई काला है तो उसको काले के रूप में बोलना, कोई अलग तरीके का दिखता है, कोई लंगड़ा है, कोई कुछ है, तो उनको उस तरीके से ट्रीट करना। तो ऐसी चीजों को रोकथाम के लिए बहुत जरूरी होता है ये। और ये ज्यादातर आप देखोगे स्कूल के बच्चों में होता है। हाँ, कालू लंबू मोटू छोटू। और उससे होता क्या पता है बेटा, लॉन्ग टर्म में उनके मन में बात घर कर जाती है और वो उनका मेंटल ग्रोथ रुक जाता है। सारे शरीर से तो बढ़ी रहे, उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है बेटा। ऐसे लोग बहुत जल्दी सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को रोका जा सकता है, सुसाइडल टेंडेंसी से हम रोक सकते हैं। यहां लिख रहे ना, इससे सुसाइडल टेंडेंसी को रोका जा सकता है। आप लिख लीजिए बेटा, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एनकरेज किया जा सकता है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए। एनकरेज
करेज, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट मतलब यानी कि आपको दूसरों से साथ मिलके घुल के रहना सिखाया जाता है। इसमें मैनेजमेंट, भारत में मेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी भेदभाव है, यानी कि लोगों के बीच में उनको आपस में इस तरीके का ट्रेन किया जाता है कि जो उनके बीच में मतभेद है उनको दूर किया जा सके। तो ये एनकरेज किया जाता है कि डाइवर्सिटी होने के बावजूद, जैसे उदाहरण देते हैं, आप लोग कई बार एक लाइन हमेशा सुनते नहीं हो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमेशा सुनते हो क्या? वास्तविकता में भारत में यूनिटी है डाइवर्सिटी में? कुछ फील्ड्स में है सर। जैसे जैसे अभी जंग हो गई, देश की वॉर। करेक्ट, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो सब एक हो जाता है भारत, फिर इंडिविजुअली छोड़ देते हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिसमें सब लोग जाति धर्म छोड़ के। एक और बताते हैं, जब फसल कटती है अलग अलग जगहों पे नाम अलग अलग है परंतु होता एक है, फेस्टिवल बनाते हैं सब। फेस्टिवल। अब एक और चीज, कुंभ का मेला, कुंभ का जो मेला हुआ था, कोई जाति धर्म नहीं, हर कोई जा रहा है, वहां तो विदेशी भी जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ पर्व होते हैं जहां पूरा, ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जहां लोगों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करके लोग एकता की तरफ जाते हैं। तो ऐसी चीजों को प्रमोट करने की बात इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमको सिखाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तभी, बेटा कहा जाता है कि आपको अगर सामने वाले दुश्मन को जीतना है तो दुश्मन को समझना बहुत जरूरी होता है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है वो वही आपको सिखाता है कि हम लोग के अंदर भले ही भिन्नताएं हैं, जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, हमारी विचारधाराओं के नाम पे, हमारी भौतिक दिखने के आधार पर हम किस तरीके से दिखते हैं, इन सबको दरकिनार करके हम कैसे एक रहते हैं, इसको हमको सिखाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप समझ में आ रहा होगा? यही है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इतना ही टॉपिक था। कल हम देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है। ठीक, सर ये नर्चर क्या है? नर्चर नर्चर बेटा आसान है, बताते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेटा दो तरीके से देखा जा सकता है। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत भिन्नता दो तरीके से हो सकती है। एक जो जन्मजात होती है, नेचर, वह प्रकृति से आए, प्रकृति मतलब माता पिता के थ्रू आए। एक होता है नर्चर, जिसे जीवन काल के दौरान डेवलप करके आपने बनाया है। जैसे उदाहरण देखो, समझ लो बहुत आसान तरीके से। जैसे अगर मान लीजिए मेरे अंदर वो स्किल नहीं है जो जन्मजात होनी चाहिए मेरे अंदर। जैसे मान लो मेरे अंदर सीखने का तो था, मेरे पिताजी से जेनेटिक मेरे अंदर आया कि मैं लर्निंग बहुत तेज करता हूं, परंतु मेरे अंदर कोई ऐसे ट्रेट नहीं थे जो कि लर्निंग बेस हो। जैसे क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना भी एक लर्निंग है, परंतु उसमें फिजिकल ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेंटल स्ट्रेटजी के अलावा। तो उसको अगर मैंने प्रैक्टिस कर करके सीखा है तो इसका मतलब मैं क्या हुआ कि मैंने उसको नर्चर किया, सीखा है बाय ट्रेनिंग के। जन्मजात नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी कभी फुटबॉलर या क्रिकेटर नहीं रहे, तो जेनेटिकली नहीं आया। जैसे उदाहरण देते हैं, सचिन तेंदुलकर का बेटा बहुत अच्छे से क्रिकेटर बन सकता था क्योंकि जेनेटिकली इसमें गया था, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि उसने उस तरीके से उसको ट्रेन नहीं किया। राइट? तो आपके अंदर जेनेटिकली कोई चीज आई है, जरूरी नहीं कि आप उसको बन जाओ। नर्चर क्या करता है, आपके अंदर के जेनेटिक ट्रेट के अलावा भी कोई चीज आप डेवलप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे उदाहरण के रूप में ऐसा भी हो सकता है, जैसे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। समझ में आ रहा है? एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड बाय बर्थ होता है, राइट? और एटीट्यूड क्या होता है? आपकी मनोदशा, थिंकिंग, विचारधारा। अगर आपने ठान लिया कि आपको ये करना है तो हो जाएगा। लेकिन एप्टीट्यूड कहता है कि आप जन्मजात इसी चीज के लिए बने हो, वो आपको डिसाइड कर देगा। याद है मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि एप्टीट्यूड आपको बता देगा। जैसे इंटरेस्ट की बात करते हैं, बहुत आसान है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? आपको यह बताएगा कि इसमें आपकी रुचि है, परंतु एप्टीट्यूड बता देगा कि यह आपके लिए सही है। राइट? उसी तरीके से जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो बाय बर्थ नेचर बताएगा कि आप इस चीज के लिए बने हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में किसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप दूसरी भी ट्रेड्स को, स्किल को सीख सकते हो। यह दिखाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस चीज के लिए बनेगा।